हेलो एवरीवन। तो आज हम BGC 134 रीडिंग द नॉवल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली गूगल पे जाके ये सर्च करिए, ये आपको सर्च करना है। ठीक है। और आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड है आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि हम अभी देखेंगे BEGC के। ठीक है। BEGC 134 के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो इंग्लिश में भी मिल जाएगा और हिंदी में भी मिल जाएगा। आपको दोनों मीडियम में परचेस कर सकते हैं। ठीक है। जिस भी मीडियम आपको चाहिए उस मीडियम में आप परचेस कर सकते हैं गेस्ट पेपर्स को। अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थ्रू व्हाट्सएप 9580023321। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिर आप वहाँ से जो भी अपने गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये गेस्ट पेपर दोनों ही मीडियम में मिल जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो फिर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द फैक्टर्स दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ रिटन फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन नाइजीरिया। तो ये पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आपको ये पूछना चाह रहा है कि आपको रिटन फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन नाइजीरिया का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जिसने वहाँ पे जो लिटरेचर था नाइजीरिया का उसको रिटन फॉर्म में आने में डेवलप करने में हेल्प किया। ठीक है। सो पहला है, इंट्रोडक्शन देंगे पहले तो हम। ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिटन लिटरेचर इन नाइजीरिया इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। यानी कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है ना रिटन लिटरेचर का, ठीक है, नाइजीरिया में, वो किस चीज़ का रिजल्ट है, बहुत सारे हिस्टोरिकल सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का रिजल्ट है। ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ रिटन लिटरेचर नाइजीरियन स्टोरीज पोएम्स एंड हिस्ट्रीज वर पास डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी कि यहाँ पे जो है ना पहले रिटन लिटरेचर जब नहीं था, यानी कि जब यहाँ पे किसी को राइटिंग नहीं आती थी तो उस टाइम पे क्या करते थे, नाइजीरियन स्टोरीज जो थी या फिर पोएम्स थी या फिर हिस्ट्रीज थी वो कैसे पास डाउन की जाती थी, वो ओरली पास डाउन की जाती थी जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। दीज ओरल ट्रेडिशंस सच एज फोक टेल्स, प्रोवर्ब्स, सॉन्ग्स, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिजर्विंग कल्चर एंड टीचिंग मोरल्स। ठीक है। अब जो हमारे पहले जैसे कि हमारे टाइम पे भी हमारे उसमें भी क्या होता था, जैसे जो पहले के एपिक्स थे, हमारे पुराण्स थे, महाभारत थे, वो सब क्या थे, पहले जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास डाउन किए जाते थे, ओरली पास डाउन किए जाते थे। वैसे ही नाइजीरिया में भी जो उनकी पोएम्स हैं, उनकी हिस्ट्रीज हैं, उसको कैसे पास डाउन करते थे, वो ओरली पास डाउन करते थे जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। तो फिर इससे क्या होता है, जो हमारे जितने भी फोक टेल्स थे, प्रोवर्ब्स थे, उनके जितने भी सॉन्ग्स थे, उनसे क्या होता है, हमारे जो कल्चर है उनके बारे में भी पता चलता है। ठीक है। हमको मॉरल्स सिखाते हैं, क्या हमारे वहाँ पे मॉरल्स थे, मॉरल वैल्यूज क्या क्या हैं। ठीक है। However, several factors contributed to turning these oral tradition into written literature. अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस ओरल ट्रेडिशन को एक रिटन लिटरेचर बनाने में। ठीक है। पहला है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बाय मिशनरीज एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम मान सकते हैं वो है वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है। जैसे कि मिशनरीज जो थे, ठीक है, और फिर जो भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने वहाँ पे क्या लाया, वेस्टर्न एजुकेशन को लाया। ठीक है। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। तो उस वजह से क्या हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है उनके रिटर्न लिटरेचर के लिए। ठीक है। स्कूल्स वर सेट अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नाइजीरिया। बहुत सारे स्कूल्स बनाए गए थे नाइजीरिया में। ठीक है। चिल्ड्रन वर टॉट टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश। तो जो बच्चे थे उनको सिखाया जा रहा था कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है इंग्लिश में। ठीक है। दिस लिटरेसी प्रोवाइडेड नाइजीरियंस विद द टूल्स टू रिकॉर्ड देयर स्टोरी। अब जैसे वहाँ पे लिटरेसी बढ़ी, यानी कि लोगों को लिखना पढ़ना समझना आया, तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, अपने जितने भी उनकी स्टोरीज थी, उनकी हिस्ट्रीज थी, उनके जो आइडियाज थे, उनको क्या करने लग गए, वो रिटर्न फॉर्म में लिखने लग गए। ठीक है। Missionaries also encourage the writing of books, newspaper, and religious text which help develop writing skills among Nigerians. अब जो मिशनरीज थे ना वहाँ पे, उन्होंने भी encourage किया उनको बुक्स वगैरह लिखने के लिए, न्यूज़पेपर्स लिखने के लिए, रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए। ठीक है। इस वजह से क्या वहाँ पे उनके जो राइटिंग स्किल्स थी ना वो नाइजीरियंस में वो क्या हुई, डेवलप हुई। ठीक है। सेकंड देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस एंड पब्लिशिंग। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशिंग क्या है, ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर माना जा सकता है जिसने कि वहाँ पे
ठीक है, रिटन ट्रेडिशन को लाया। द अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन नाइजीरिया ऑल्सो प्लेड अ की रोल, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स बिकम मोर एक्सेसिबल टू पीपल। अब देखो, अगर जैसे प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगी, पब्लिशिंग आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन्स होंगे या फिर बुक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएंगे लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस क्या करती है, अलाउड करती है राइटर को टू पब्लिश देयर वर्क्स फॉर अ वाइडर ऑडियंस, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी जो बुक्स हैं या फिर मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर है वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या क्या जिसकी वजह से एनकरेज हुए बहुत सारे लोग लिखने को। ठीक है, ताकि जो उनकी आवाज़ है, जो उनका जो वो अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स मेड लिटरेचर मोर परमानेंट देन स्टोरी टेलिंग। अब देखो, अगर कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, वो बोलने से ज़्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है। यानी कि जब अब प्रिंटिंग मटेरियल्स जो थे वो लिटरेचर को ज़्यादा परमानेंट बना रहे थे रादर देन स्टोरी टेलिंग। ठीक है, जिससे कि जो हमारे आइडियाज़ थे, जो उनके भी आइडियाज़ होंगे, वो लोगों का तक पहुंच रहे थे। ठीक है, बियॉन्ड द इमीडिएट कम्युनिटी, यानी कि जो लोग सिर्फ उनके बारे में जानते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग उनके बारे में अब जानने लग गए थे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो गए थे, लोगों को एक्सेसिबल हो गए थे कौन सी चीज़ें, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स। ठीक है, थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। अब देखो, जो एक्सपोजर हुआ था ना यूरोपियन लिटरेचर का, उसने इंस्पायर किया किसको, नाइजीरियन राइटर्स को, कि वो भी अपने जो मतलब अपनी राइटिंग्स को लाएं। ठीक है, अपनी राइटिंग्स बनाएं। अब जैसे नाइजीरियन स्टूडेंट्स हु स्टडीड अब्रॉड और रीड यूरोपियन नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स वर मोटिवेटेड टू क्रिएट लिटरेचर्स दैट रिफ्लेक्टेड देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अब देखो, जो नाइजीरियन के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो जो मतलब बाहर पढ़े होंगे, जिन्होंने यूरोपियन नॉवेल्स को पढ़ा, प्लेज, पोएम्स को पढ़ा, वो क्या थे, वो मोटिवेट हो गए कि हमें भी ऐसा लिटरेचर अपना बनाना चाहिए जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। इस वजह से क्या हुआ, दिस हेल्प नाइजीरियन अडेप्ट न्यू लाइब्रेरी फॉर्म सच एज नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज। इस वजह से क्या हुआ, जो नाइजीरियंस थे उनको हेल्प हुई, उन्होंने अपने लिटरेरी फॉर्म्स क्रिएट किए, जैसे कि नॉवेल्स वगैरह अडॉप्ट किए उन्होंने। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज वगैरह, प्लेज वगैरह। ठीक है, फोर्थ है नेशनलिज्म एंड कल्चरल प्लाइट। The desire to preserve Nigerian culture and assert national identity also encourage written literature. अब देखो, उनकी भी तो डिज़ायर होगी कि जो हमारा कल्चर है, ठीक है, जो उनका नाइजीरियन कल्चर है, वो क्या होना चाहिए, प्रिजर्व रहना चाहिए, और उसकी भी एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो उस वजह से उन्होंने अपना रिटर्न लिटरेचर लिखा। ठीक है, as Nigeria moved towards independence, writers wanted to document the country's tradition, history and social issues. अब जैसे जैसे जो नाइजीरिया था ना वो अपने इंडिपेंडेंस की तरफ मूव हो रहा था, तो जो वहाँ के राइटर्स थे ना वो चाहते थे कि जो वो अपनी कंट्री के जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी हिस्ट्री है, उनका जो सोशल इश्यूज है, उसको वो डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, सो इस वजह से उन्होंने क्या किया, रिटर्न लिटरेचर को यूज़ किया ताकि वो अपने प्राइड को एक्सप्रेस कर सकें, जो उनका प्राइड है उनके कल्चर में, ठीक है, उसको वो एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, Political and social changes. Political events and social changes in Nigeria also influence the growth of literature. अब जो भी वहाँ पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे या फिर सोशल चेंजेस जो हो रहे थे नाइजीरिया में, उस वजह से भी क्या हुआ, जो ग्रोथ ऑफ लिटरेचर थी वो इन्फ्लुएंस हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइटर्स बिगन डॉक्यूमेंटिंग एक्सपीरियंस रिलेटेड टू कॉलोनिज्म, इंडिपेंडेंस एंड सोशल चेंजेस सच एज पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। अब एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जो राइटर्स थे ना, उन्होंने डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया किस चीज़ को, जो कि उनके एक्सपीरियंस थे कॉलोनिज्म के रिलेटेड, इंडिपेंडेंस के रिलेटेड। ठीक है, या फिर कोई भी सोशल चेंजेस जैसे कि पॉवर्टी है या फिर इनक्वालिटी है। ठीक है, इन सबको लेके क्या किया उन्होंने, डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, दिस रियल लाइफ इश्यूज प्रोवाइडेड रिच मटेरियल फॉर रिटन स्टोरीज, नॉवेल्स एंड प्लेस। अब ये उनके क्या थे, रियल लाइफ इश्यूज थे, इस वजह से क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा रिच मटेरियल मिला उनकी स्टोरीज के लिए, नॉवेल्स के लिए और प्लेस के लिए। ठीक है, सिक्स्थ है ओरल ट्रेडिशन एज अ फाउंडेशन। फाइनली क्या हुआ, जो नाइजीरिया का स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन था वो सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर द रिटन लिटरेचर। अब देखो, उनका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ओरल ट्रेडिशन भी था, यानी कि वो जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहे थे, ओरली अपनी इन्फॉर्मेशन को पास कर रहे थे। तो वो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बना, ठीक है, उनके रिटर्न लिटरेचर के लिए। राइटर्स ऑफन अडेप्टेड फोक टेल्स, मिथ्स, प्रोवर्ब्स एंड सॉन्ग्स इनटू बुक्स एंड प्लेस। ठीक है, दिस मेड द लिटरेचर रिलेटेबल टू द पीपल व्हेन प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज। अब उन्होंने क्या किया, अपने लिटरेचर को लिखना शुरू कर दिया। राइटर्स मिथ्स वगैरह लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, ठीक है, बुक्स वगैरह लिखते थे, प्लेज। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, उनका जो लिटरेचर था वो रिलेटेबल बन गया पीपल को, जब उन्होंने अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया। ठीक है, इसका कंक्लूजन देखें तो, इन कंक्लूजन, द डेवलपमेंट ऑफ रिटन लिटरेचर इन नाइजीरिया वाज शेप्ड बाय वेस्टर्न एजुकेशन,
printing press, exposure to European literature, nationalism, social changes and a rich oral tradition. यानी कि जो उनका डेवलपमेंट हुआ था ना रिटर्न लिटरेचर का नाइजीरिया में, तो वो किस किस की वजह से शेप हुआ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो शेप हुआ। पहला है वेस्टर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, एक्सपोजर टू यूरोपियन लिटरेचर, नेशनलिज्म, सोशल चेंजेस एंड अ रिच ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, इन सारों ने क्या किया, एक साथ कंबाइन होके वहाँ के जो रिटर्न लिटरेचर था उसके डेवलपमेंट में हेल्प किया। ठीक है, टुगेदर दिस फैक्टर्स इनेबल्ड नाइजीरियन राइटर्स टू रिकॉर्ड देयर कल्चर, टेल देयर स्टोरीज, शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द वाइडर ऑडियंस। ठीक है, टुडे नाइजीरियन लिटरेचर इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर ए रिचनेस एंड डाइवर्सिटी। तो आज हम क्या देखते हैं, जो नाइजीरियन का लिटरेचर है उसको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया गया है उसकी रिचनेस के लिए और उसकी डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके आपको सारी जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उसका अपडेट मिलता रहेगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Paraja is a subaltern novel, comment on social exploitation and condition of tribals in Paraja। ठीक है, अब जो ये पराजा है ना एक सब ऑल्टर्न नॉवल है। सब ऑल्टर्न नॉवल का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी नॉवल है जिसमें कि जो फोकस है ना वो ऐसे कैरेक्टर्स पे होता है या फिर ऐसे ग्रुप्स पे होता है जो कि क्या होते हैं, मार्जिनलाइज्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑप्रेस्ड होते हैं, या फिर ठीक है उनके पास सोसाइटी में पावर नहीं होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे देखते हैं कि वो मतलब मोस्टली वो बिलोंग करते हैं लोअर कास्ट को या फिर क्लास को। ठीक है, या फिर कॉलोनाइज कम्युनिटीज़ को। तो पराजा भी क्या है, एक सबाल्टर्न नॉवल है। ठीक है, जो कि गोपीनाथ मोहंती ने लिखी थी। इट इज़ अ रिमार्केबली सबाल्टर्न नॉवल दैट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज उड़ीसा। तो ये किस चीज़ के बारे में, ये है हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जो कि उड़ीसा के हैं, उनकी लाइफ के बारे में ये नॉवल लिखी गई है। ठीक है, द नॉवल इज सेट इन द 1940s, यानी कि ये 1940s के टाइम की लिखी गई नॉवल है। अ टाइम व्हेन ट्राइबल पीपल वर फेसिंग सीवियर सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन। ये एक ऐसा टाइम था जब ट्राइबल जो लोग थे उनको उनको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या फिर सोशल एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे थे। ठीक है, इट पोर्ट्रेज हाउ ट्राइबल लाइफ इज डीपली कनेक्टेड टू नेचर एंड yet is constantly disturbed by outside world। ठीक है, इंक्लूडिंग लैंडलॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। मतलब ये हमें क्या बताता है, ये हमें पोर्ट्रे करता है कि जो ट्राइबल लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी किससे, नेचर से, ट्रेडिशन से। पर फिर भी जो बाहर के लोग थे ना, बाहर की जो दुनिया थी वो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। ठीक है, इंक्लूडिंग द लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब हम देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन बाय द लैंडलॉर्ड्स एंड द मनी लेंडर्स। ठीक है, इन पराजा द ट्राइबल पीपल आर शोन एज सिंपल, हार्डवर्किंग एंड सेल्फ सफिशिएंट। दे लिव बाय फार्मिंग, हंटिंग एंड फॉलोइंग ट्रेडिशनल रिचुअल्स। अब जो ये नॉवल है इसमें जो ट्राइबल पीपल है उनको शो किया गया है एज सिंपल, कि वो बहुत सिंपल है, साधारण लोग हैं, हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हैं। वो कैसे जी रहे हैं, ऑन फार्मिंग, हंटिंग, ठीक है, और ट्रेडिशनल रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। However, they are exploited by powerful landlords and moneylenders who take advantage of their ignorance and poverty। अब उनको क्या है, उनको जो जितने भी मतलब पावरफुल मनी लेंडर्स हैं या फिर लैंडलॉर्ड्स हैं, वो उनको क्या कर रहे हैं, उनकी पॉवर्टी की वजह से उनका एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। द लैंडलॉर्ड्स इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन देम। उन पे क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाते थे। एंड मनी लेंडर्स ट्रैप देम इन डेब्ट्स। मतलब मनी लेंडर्स उनको डेब्ट में डाल देते थे, उनको कर्जे में डुबा देते थे। ठीक है, जो मनी लेंडर्स होते थे, और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो उन पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा देते थे। Paraja, the protagonist, is often caught in this cycle of exploitation। ठीक है, this highlights the economic operations faced by tribals where they have to very little control over their land and livelihood। अब इसमें हमें क्या है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक ऑपरेशन दिखाया गया है कि उन्होंने इकोनॉमिक ऑपरेशन कैसे झेला। ठीक है, जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने इकोनॉमिक ऑपरेशन कैसे झेला। ठीक है, उन पे बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रोल होता था उनका अपने लैंड पे, अपनी लाइवलीहुड पे। ठीक है, social oppression and cultural domination। The novel also reflects social exploitation in the form of cultural domination।
अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही रहा था ट्राइबल्स का, पर लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ कल्चरल डोमिनेशन। ट्राइबल्स हैव देयर ओन बिलीव्स। देखो जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके अपनी बिलीव्स होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको बट दीज आर ऑफन डिसरिस्पेक्टेड और डिस्ट्रॉयड बाय आउटसाइडर। पर जितने भी ये ट्राइबल लोगों के जो बिलीफ थे, ठीक है, उनका जो रूल्स था, जो भी रिलीजन होता होगा उनका, ठीक है, उसको क्या किया, जो आउटसाइडर्स थे ना, जो बाहर के लोग थे, उन्होंने उसको क्या किया, डिसरिस्पेक्ट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड मॉडर्न लॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल लाइफ क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड सफरिंग। अब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने अलग अलग रूल्स लाती है, मॉडर्न लॉज लाते हैं, ठीक है, मतलब वो समझते नहीं है कि जो ट्राइबल लाइफ है वो क्या है, उसको समझना ही नहीं चाहते, और उस वजह से क्या होती है, कन्फ्यूजन और सफरिंग क्रिएट होती है, किसके लिए, ट्राइबल लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस आर मिसअंडरस्टूड। जितने भी हम मतलब जो भी ट्राइबल प्रैक्टिसेस होते हैं या फिर रिचुअल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं लोग, मिसअंडरस्टूड करते हैं, ठीक है। एंड देयर लीडर्स आर ऑफन इग्नोर्ड बाय ऑफिशियल्स। और जो उनके लीडर्स होते हैं, ट्राइबल के लीडर्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। दिस शोज दैट हाउ द डोमिनेंट सोसाइटी इम्पोजेस इट्स वैल्यूज ऑन ट्राइबल्स, अंडरमाइनिंग देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी। अब ये शो कर रहा है जो डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है, जो आउटसाइडर है, वो अपने वैल्यूज को कैसे इम्पोज कर रहे हैं ट्राइबल्स में, ठीक है। वो अपने वैल्यूज को इम्पोज कर रहे हैं और उनका कल्चर को क्या कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी को अंडर मतलब उनको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्डशिप्स ऑफ ट्राइबल लाइफ। गोपीनाथ मोहंती पोर्ट्रेज द ट्राइबल लाइफ विद ऑनेस्टी, ठीक है, जो उनकी लाइफ थी वो ऑनेस्टी के साथ थी, शोइंग देयर हार्डशिप, सफरिंग्स एंड रेजिलियंस, मतलब उनकी कठिनाइयाँ दिखा रहे हैं, उनके सफरिंग्स दिखा रहे हैं कि उन्होंने कितना सफ़र किया है, ठीक है, उन्होंने कैसे पॉवर्टी फेस की, हंगर वगैरह फेस किया, इलनेस, ठीक है, विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, मतलब उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। The novel also presents the emotional and psychological struggle of the tribals who try to maintain their dignity and tradition while surviving in a changing world। यानी कि जो हमें ये नॉवल है ना, इस नॉवल में ये भी प्रेजेंट किया गया है कि उनके क्या है, जो इमोशनल चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, ट्राइबल लोगों के, वो अपने मतलब डिग्निटी को मेंटेन करना चाह रहे हैं इतने चेंजिंग वर्ल्ड में, ठीक है। द कैरेक्टर्स ऑफ पराजा रिप्रेजेंट द स्ट्रगल्स ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी ट्राइंग टू लिव ऑनरेबली डिस्पाइट एक्सप्लॉइटेशन। यानी कि जो पराजा है, ठीक है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसके स्ट्रगल को, जितने भी उनके ट्राइबल कम्युनिटी है, एंटायर ट्राइबल कम्युनिटी के स्ट्रगल को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस डिस्पाइट एक्सप्लॉइटेशन, द नोवेल शोज दैट ट्राइबल कम्युनिटी इज नॉट कम्प्लीटली पावरलेस। यानी कि इतना सारा एक्सप्लॉइटेशन होने के बाद भी, ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो पावरलेस नहीं है। दे रेजिस्ट इनजस्टिस इन स्मॉल बट मीनिंगफुल वेज, होल्डिंग ऑन टू देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। यानी कि वो रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, इनजस्टिस को, कुछ छोटे छोटे तरीकों में, ठीक है, और कुछ मीनिंगफुल तरीकों में, जैसे कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस पे होल्ड ऑन रहते हैं, ठीक है। द रेजिस्टेंस इज नॉट वायलेंट बट रूटेड इन दैट डिग्निटी। यानी कि जो उनका रेजिस्टेंस है ना, जो उनकी रोक रुकावट है, वो वायलेंट नहीं है, बट उनकी डिग्निटी में रूटेड है, कलेक्टिव यूनिटी है उनके पास, और वो नेचर के लिए कनेक्शन है उनका, ठीक है। द नॉवल दस हाईलाइट बोथ द सफरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइबल लाइफ। अब जो ये नॉवल है, ये हमें क्या शो कर रही है, ये दोनों ही चीज़ों को हाईलाइट करती है। एक तो ट्राइबल लाइफ की जितनी भी सफरिंग्स हैं, और ट्राइबल लाइफ की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। इन कंक्लूजन, पराजा इज अ पावरफुल सबाल्टर्न नॉवल दैट शेड्स लाइट ऑन द सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड हार्श कंडीशन फेस बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज। देखो कंक्लूजन यही है कि हमने अभी क्या देखा कि जो ट्राइबल लाइफ है, ठीक है, ट्राइबल पीपल उनके साथ कितना वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, साइकोलॉजिकली उनको कितना ऑप्रेस कर रहे हैं वो। इट पोर्ट्रेज देयर उनकी इकोनॉमिक स्ट्रगल, सोशल ऑपरेशन, कल्चरल डोमिनेशन, ठीक है, जो भी बाहर के लोग हैं, ठीक है। थ्रू पराजा गोपीनाथ मोहंती गिव्स वॉइस टू मार्जिनाइज ट्राइबल। अब इस पराजा जो नॉवल है, इसके थ्रू जो गोपीनाथ मोहंती हैं, वो मतलब किसकी आवाज़ बनना चाह रहे हैं, मार्जिनाइज ट्राइबल्स के, ठीक है, जो कि दब गए हैं जो ट्राइबल्स, उनकी। मेकिंग रीडर्स अवेयर ऑफ देयर पेन, डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। यानी कि जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, जो भी इस नॉवल को पढ़ें, उनको अवेयर कराना कि उनका पेन क्या था, उनकी डिग्निटी, उनकी ह्यूमैनिटी के बारे में बताना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो है उसे करते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द नोवेल पराशर, ब्रीफली डिस्क्राइब देम। अब जो भी ये नॉवल है ना, ठीक है, पराजय जो नॉवल है, इसमें हमें क्या करना है, जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। पहले तो हम
इंट्रोडक्शन देंगे। पराजा इज अ नोवेल बाय गोपीनाथ मोहंती, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये गोपीनाथ मोहंती ने लिखी है, जो कि फोकस करती है किसकी लाइफ पे, ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल इन ओडिशा इंडिया, ठीक है। द स्टोरी गिव्स अ डीप लुक इनटू द स्ट्रगल्स, ट्रेडिशंस एंड चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ द पराजा ट्राइब, ठीक है। ये किसकी स्टोरी है, स्ट्रगल, ट्रेडिशन और चेंजेस की स्टोरी है किसकी, परागा ट्राइब की, ठीक है। द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवल आर सिंपल, स्ट्रॉन्ग एंड क्लोजली कनेक्टेड टू कल्ट, टू द नेचर एंड देयर सोसाइटी। अब जो ये कैरेक्टर्स है ना, ट्राइबल लोग हैं, मतलब ये क्या है, सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग है, ये नेचर के लिए कनेक्टेड है, ठीक है। इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हम पहले देखेंगे, ठीक है। पहला, जनु। जनु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नोवेल, यानी कि ये सेंट्रल कैरेक्टर है हमारे नोवेल का। शी इज द यंग एंड इनोसेंट ट्राइबल गर्ल हु रिप्रेजेंट द पराजा ट्राइब। ये एक यंग और इनोसेंट ट्राइबल गर्ल है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पराजा ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जनु इज काइंड हार्टेड, ब्रेव एंड डीपली कनेक्टेड टू हर फैमिली एंड ट्रेडिशंस, यानी कि एक काइंड हार्टेड लड़की है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, और वो डीपली कनेक्टेड है अपनी फैमिली और ट्रेडिशंस के लिए। थ्रू आउट द स्टोरी शी फेसेस मैनी चैलेंजेस बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लॉइटेशंस एंड द इंट्रूजन्स आउटसाइड फोर्सेस ऑन हर ट्राइबल वर्ल्ड, यानी कि पूरे स्टोरी में, जैसे कि जो पूरा नॉवल है उसमें दिखाया गया है कि वो कितने सारे चैलेंजेस को फेस करती है, क्योंकि जो उसके पास क्या है, जो मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में जी रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका, ठीक है, सोशली हो रहा है, कल्चरली हो रहा है, ठीक है। पर फिर भी इतने हार्डशिप्स होने के बाद भी वो करेज शो करती है, लॉयल्टी शो करती है, किसको, अपने पीपल को और अपने कल्चर को, ठीक है। जेनूस कैरेक्टर हाईलाइट द लाइफ ऑफ ट्राइबल वुमेन हु स्ट्रगल्स बट रिमेन स्ट्रॉन्ग इन देयर वैल्यूज एंड लव फॉर देयर फैमिली, यानी कि उनको दिखाया गया है कि उनके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, बहुत ही स्ट्रगल किया है उन्होंने, पर फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है किसमें, अपने वैल्यूज और लव में टुवर्ड्स देयर फैमिली, ठीक है। सेकंड इज गुरु माया। गुरु माया इज जनूज मदर। अब जो हमारा जो सेंट्रल फिगर था उसकी मदर है गुरु माया, ठीक है। शी इज लविंग एंड केयरिंग वुमेन हु प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द फैमिली। अब आपको मतलब इसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि वो एक केयरिंग वुमेन है, ठीक है, जो कि सेंट्रल रोल प्ले करती है इन द फैमिली। शी टीचेस हर चिल्ड्रन अबाउट द ट्राइबल कस्टम्स, ठीक है, ट्रेडिशंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद डिग्निटी। वो अपने बच्चों को क्या सीख दे रही है, ट्राइबल कस्टम्स के बारे में बता रही है, अपने ट्रेडिशंस के बारे में बता रही है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, डिग्निटी से जीने का क्या है इंपॉर्टेंस, ठीक है। Guru Maya is also hardworking and faces the challenges of daily life with patience and determination. Her character shows the role of women in preserving the tribal culture and guiding the younger generation, ठीक है। अब जो गुरु माया का जो कैरेक्टर है ना, ये शो कर रहा है कि जो वुमेन का जो रोल है ना, प्रिजर्विंग, जो ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने में जो उनका रोल है, ठीक है, वो इस कैरेक्टर का क्या है, रोल शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड इज जुंतू। जुंतूस इज जनूज ब्रदर। अब जो ये जुंतूस है ये है जनू के ब्रदर, ठीक है। ही इज लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑफ हिज सिस्टर एंड फैमिली। ये बहुत लॉयल है और अपनी सिस्टर और फैमिली के लेके प्रोटेक्टिव है, ठीक है। जुंतू इज अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन हु रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ द ट्राइबल यूथ, यानी कि ये किसका स्ट्रगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइबल यूथ का स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही ड्रीम्स ऑफ अ बेटर लाइफ बट इज बाउंड बाय हार्श रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन। वो मतलब एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ का क्या करते हैं, ड्रीम करते हैं, बट ही इज़ बाउंड बाय द हार्श रियलिटीज़ ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि वो बहुत ही पॉवर्टी में जी रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। हिज कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्राइबल पीपल बिटवीन ट्रेडिशन एंड द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, यानी कि जो इनका जंतु का जो कैरेक्टर है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है किसकी, ट्राइबल पीपल की, बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। फोर्थ इज द लैंडलॉर्ड्स एंड द मनी लेंडर्स। Although not given individual names in some part, the landlord and moneylenders are important characters in the novel because they create conflict. अब देखो हमें किसी लैंडलॉर्ड या फिर मनी लेंडर का कोई इंडिविजुअल नाम तो दिया नहीं गया है इसमें, पर लेकिन फिर भी ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नॉवल का, क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। They exploit the Paraja tribe by taking their land, money and labor unfairly. ये किसको, ये जो पराजा ट्राइब है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे, बाई टेकिंग देयर लैंड, उनका मनी लेके, उनका लेबर को यूज करके अनफेयरली, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द आउटसाइड वर्ल्ड दैट थ्रेटन्स द सिंपल एंड नेचुरल लाइफ ऑफ द लाइफ। अब जो ये है ना, मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि थ्रेटन कर रहा है किसकी लाइफ को, द लाइफ ऑफ ट्राइब, ठीक है। These characters show how the tribal people's lives are affected by injustice and social inequality, ठीक है। Other tribal people. The novel also has other members of the Paraja tribe
हु प्ले स्मॉलर बट इंपॉर्टेंट रोल्स। अब इस नॉवल में क्या है, और भी मेंबर्स दिए गए हैं पराजा ट्राइब के, ठीक है, जिनका मतलब बहुत ही कम रोल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑफ जनू एंड हर फैमिली। मतलब ये क्या है, इनके नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं जनू और उसकी फैमिली के, ठीक है। दे हेल्प इन शोइंग द कलेक्टिव लाइफ ऑफ द ट्राइब। ये किस में हेल्प कर रहे हैं, कलेक्टिव जो लाइफ थी ट्राइब की उसको शो करने में, उनके कस्टम्स, फेस्टिवल्स, ठीक है, और सपोर्ट सिस्टम जो भी एग्जिस्ट करता था उनकी कम्युनिटी में। Their interactions with the main characters highlight the sense of unity and belonging among the tribe member। अब जितना भी इनका इंटरेक्शन है, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स के साथ, वो क्या हाईलाइट कर रहा है, सेंस ऑफ यूनिटी को हाईलाइट कर रहा है और बिलोंगिंग को हाईलाइट कर रहा है, किसके, अमंग टूवर्ड अमंग द ट्राइब मेंबर्स, ठीक है। अब इसमें हम कंक्लूजन देखते हैं। इन पराजा द मेन कैरेक्टर्स आर सिंपल, ठीक है, जैसे कि बताया, जो ये पराजा जो नॉवल है, इसमें मेन कैरेक्टर्स को कैसा दिखाया गया है, सिंपल दिखाया गया है, हार्ड वर्किंग एंड डीपली रूटेड इन देयर कल्चर, ठीक है। जनु, गुरुमाया, जुंतू आर सेंट्रल फिगर्स हु फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। जो भी ये जनु है, ठीक है, गुरुमाया और जुंतू है, ये क्या है, इस नॉवल के सेंट्रल फिगर्स हैं जिन्होंने की चैलेंजेस को फेस किया, ठीक है, विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स एज वेल एज अदर ट्राइबल मेंबर्स, ठीक है, जो भी ये लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर्स हैं और जो भी और ट्राइबल मेंबर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डेप्थ ऐड करते हैं कि इस स्टोरी को बाय शोइंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ओवरऑल द कैरेक्टर्स हेल्प द रीडर्स अंडरस्टैंड द स्ट्रगल, resilience and beauty of the tribal life in ओडिशा। ओवरऑल देखा जाए तो ये नॉवल क्या शो करती है, ये शो करती है कि जो जो इतना भी स्ट्रगल था, रिजिलियंस था और ब्यूटी थी ट्राइबल लाइफ की उड़ीसा में, उस चीज़ को ये शो करती है, ठीक। थैंक यू। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।